अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास खबरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं खबरों की तफ़सीलात की तरफ। पूरी दुनिया में कोहराम मचा चुके कोविड-19 वबा के बाद अब HMPV नाम के वायरस ने चीन में दहशत फैला रखी है। इस ताल्लुक से हिंदुस्तान के लिए भी बुरी खबर सामने आई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में 2 केसेस मुस्बत पाए गए हैं, जिसमें 8 माह के एक बच्चे में भी की रिपोर्ट भी जो है वो मुस्बत पाई गई है। लेबॉर्टरी रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे का नमूना 2 जनवरी को लिया गया था। अब मुश्तबा केस सामने आने के बाद वजारत सेहत HMPV से मुतालिक एक एडवाइजरी भी जारी कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़राए ने बताया कि बच्चे और उसके अहलखाना की कोई हालिया सफरी तारीख नहीं थी और उसमें कोई अलामात जाहिर नहीं हुई थी। अगरचे रियासत के महकमे सेहत ने आज़ादाना तौर पर रिपोर्ट के नताइज की तस्दीक नहीं की है, लेकिन उसने निजी लेबॉर्टरी के नताइज की साख को तस्लीम ज़रूर किया है। आगरा में 17वीं सदी की तारीखी इमारत मुबारक मंजिल के इंहिदाम पर हिंदुस्तान समेत बैरून मुल्क शदीद मजम्मत की जा रही है। स्कॉटलैंड के मशहूर मुअर्रिख ने उसे हिंदुस्तान की सकाफती वरासत के तहफ़्फ़ुज़ में खौफनाक लापरवाही करार दिया है और कहा कि अपनी भरपूर तारीखी वरासत के बावजूद गैर मुल्की सयाहों को मुतवज्जह करने में नाकाम रहता है। मुबारक मंजिल, जिसे औरंगज़ेब ने समोगढ़ की जंग में फतह के बाद तामीर करवाया था, हाल ही में निजी बिल्डर के जरिए उसे मिस्मार कर दिया गया है। मौर्रिखीन, मकामी अफराद और सियाहत से वाबस्ता तंजीमों ने हुकूमत की गफलत और इंतजामिया की मिली भगत पर बरहमी का इजहार किया है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक आगरा में सिर्फ 4 माह के दौरान मुगलिया दौर की 4 तारीखी इमारतें जो है वो तबाह कर दी गई हैं, जिनमें शाही हमाम और ज़ोहरा बाग भी जो है वो शामिल हैं। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि असेंबली इजलास के दौरान कौमी तराने की मुबैना तौहीन का दावा करते हुए नाराज होकर इजलास को बगैर खिताब किए ही ऐवान से चले गए। तमिलनाडु असेंबली के साल 2025 के पहले इजलास की आज शुरुआत हो रही है। ज़ाब्तों के मुताबिक असेंबली इजलास का आगाज गवर्नर के खिताब से होना था, लेकिन असेंबली इजलास की शुरुआत तमिलनाडु के रियासती गीत से होने पर वो इजलास छोड़कर ही चले गए। हालांकि असेंबली के कायद का कहना था कि रिवायती अमल के मुताबिक गवर्नर की तकरीर से पहले तमिलनाडु का गीत गाया जाता है और गवर्नर की तकरीर के बाद कौमी तराना जो है वो गाया जाता है, और इस बात से गवर्नर को मुत्तले भी किया गया था, लेकिन गवर्नर ने उसे कौमी तराने की तौहीन करार देते हुए वहां से वो चले गए। बता दें कि गुज़िश्ता कुछ सालों से ये बारहा देखा जा रहा है कि जिन रियासतों में बीजेपी इक़्तिदार में नहीं है, वहां गवर्नर के जरिए नए नए तनाज़े खड़ा करने की कोशिशें जो है वो की जाती है। और हालिया सालों में अपोजिशन हुक्मरान रियासतों में गवर्नर और रियासती हुकूमत के दरमियान इख्तिलाफात जो है वो सामने आते रहे हैं। यहाँ तक कि कई मामले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचे, जहाँ से गवर्नरों के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त तबसरे किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये तनाज़े जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। पार्लियामेंट में मुस्लिम रुकने पार्लियामेंट को दहशतगर्द कहकर मुखातब करने वाले बीजेपी के बदजुबान लीडर रमेश भिदोड़ी एक बार फिर तनकीदों की जद में है। इस दफा उन्होंने कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी के खिलाफ काबिल एतराज बयान दिया है। उसके बाद से ही भिदोड़ी को चौतरफा मजम्मत का सामना करना पड़ रहा है। सियासी रहनुमाओं की जानिब से सख्त तनकीदों के बाद आखिरकार अपने बयान पर उन्होंने अब माफी भी मांग ली है। उन्होंने कहा कि उनका मकसद किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं था। वहीं अपोजिशन रहनुमाओं ने उनके बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। आज़ाद समाज पार्टी के सरबराह चंद्रशेखर आज़ाद ने उनके बयान को घटिया करार दिया और कहा कि ऐसे रहनुमाओं को जूते मारने चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी भिदोड़ी को खवातीन मुखालिफ करार देते हुए उनके खिलाफ कौमी कमीशन बराए खवातीन में भी जो है शिकायत दर्ज करवाई है। ये दरअसल उसी का नतीजा है कि उन्होंने पार्लियामेंट में मुस्लिम लीडर दानिश अली के साथ बदतमीजी की थी, उन्हें मुसलमान होने की बिना पर निशाना बनाया था, लेकिन उस वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी और अब वो खवातीन के खिलाफ भी भद्दे तबसरे, वो भी अवामी इजलास से वो करते हुए पाए जा रहे हैं। वादे हो कि कालकाजी असेंबली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार रमेश भिदोड़ी का एक वीडियो जो है वो सामने आया है, जिसमें वो कालकाजी में सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसे बनाने की बात करते हुए सुने जा सकते हैं। और बिहार में BPSC उम्मीदवारों के हक में अनशन पर बैठे जन स्वराज पार्टी के सरबराह प्रशांत किशोर को पुलिस जबरदस्ती उठाकर ले गई है। इस दौरान एहतिजाजी मकाम पर काफी हंगामा भी देखने को मिला। प्रशांत किशोर BPSC उम्मीदवारों के हक में आवाज उठा रहे थे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 70वें इम्तिहान को मंसूख करने का मुतालबा करते हुए प्रशांत गुज़िश्ता 5 दिनों से अनशन पर थे। आधी रात के बाद सुबह तकरीबन 4 बजे पटना पुलिस की टीम प्रशांत किशोर को हिरासत में लेने गांधी मैदान पहुंची।
اور اسے زبردستی اپنے ساتھ لے گئی۔ اس ایکشن کے دوران تقریباً 10 تھانوں کی پولیس گاندھی میدان پہنچی تھی اور پرشانت کشور کے خلاف پولیس کی کارروائی پر انتظامیہ نے کہا کہ ممنوعہ علاقے میں غیر قانونی احتجاج کی وجہ سے گاندھی میدان تھانے میں FIR درج کی گئی تھی۔ بار بار کی درخواستوں اور کافی وقت کے باوجود سائٹ خالی نہیں کی گئی۔ ایسے میں 6 جنوری کی صبح پرشانت کشور کو ان کے کچھ حامیوں کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ وہ لوگ بالکل صحت مند ہیں، اس طرح کا دعویٰ پولیس کا ہے۔ اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقررہ طریقہ کار کے مطابق انہیں عدالت میں پیش کرنے کے لیے کارروائی بھی کی جا رہی ہے۔ حماس نے 7 اکتوبر 2023 کو یرغمال بنائے گئے افراد میں شامل ایک صہیونی فوجی کا ویڈیو جاری کر کے ایک بار پھر اسرائیلی عوام کو بے قرار کر دیا ہے۔ ویڈیو سے اس بات کی تصدیق ہو جانے کے بعد کہ حماس کے قید میں یرغمالی زندہ ہیں، اسرائیلی عوام نے قیدیوں کے تبادلے کے لیے فوری معاہدے کا مطالبہ کرتے ہوئے تل ابیب اور یروشلم میں پرزور احتجاج کیا ہے۔ نتن یاہو مظاہرین کے نشانے پر تھے، جن پر قابو پانے کے لیے اسرائیلی پولیس نے طاقت کا بھی استعمال کیا اور کم از کم 5 افراد کو گرفتار بھی کر لیا۔ اس بیچ قطر میں جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے لیے جاری مذاکرات میں مثبت پیش رفت کے اشارے مل رہے ہیں۔ نتن یاہو نے اپنے کچھ وزراء کو صلاح و مشورے کے لیے بھی طلب کیا ہے۔ وہیں حماس نے اسرائیل کی طرف سے پیش کی گئی 34 یرغمالیوں کی ایک فہرست پر اتفاق کر لیا ہے۔ معاہدہ ہونے کی صورت میں ان قیدیوں کا فلسطینی قیدیوں کے بدلے تبادلہ کیا جائے گا۔ دوسری طرف اسرائیلی مذاکراتی وفد کے ذرائع نے بتایا کہ غزہ معاہدے کے حوالے سے تمام بقایا نکات کے حل موجود ہیں۔ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ معاہدہ عبوری ہوگا اور تقریباً 2 سے 3 ماہ تک جاری رہے گا۔ وہیں غزہ میں عرب اور بیرونی ممالک کے ساتھ مل کر ایک آزاد فلسطینی ادارے کو اقتدار سونپا جائے گا۔ وہیں غزہ کی پٹی میں بین الاقوامی افواج کو اسی طرح تعینات کیا جا سکتا ہے جیسا کہ جنوبی لبنان میں یونیفل تعینات ہے۔ امریکہ ممکنہ معاہدے کے تمام شقوں کے ساتھ اس کے نفاذ کی سرپرستی کرے گا۔ وہیں اسی درمیان بھی غزہ میں صہیونی فوج کی جارحیت وہ رکی نہیں ہے۔ 3 دن میں 100 سے زائد حملے کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں 200 فلسطینی جام شہادت نوش کر گئے ہیں، جبکہ صرف 24 گھنٹے میں 88 فلسطینی شہید اور 208 زخمی ہوئے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وحشیانہ بمباری میں مزید شدت آ گئی ہے، جس کی ایک بڑی وجہ مزاحمتی گروپ پر جنگ بندی کے لیے اپنی مرضی کے شرائط مسلط کرنے کا اسے حربہ وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے نومنتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ 20 جنوری کو اپنے عہدے کا حلف لیں گے اور وہ ان کی تیاریوں میں مصروف ہے، لیکن ٹرمپ کے لیے مایوس کن خبر یہ ہے کہ ان کے حلف برداری کے موقع پر امریکی پرچم سرنگوں رہے گا۔ در حقیقت وائٹ ہاؤس نے آن جہانی سابق صدر جیمی کارٹر کے اعزاز میں امریکی پرچم کو سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ جیمی کارٹر کا انتقال 29 دسمبر کو ہوا تھا، ان کی عمر 100 سال کی تھی۔ سبکدوش ہونے والے صدر جو بائیڈن نے امریکن فلیگ کوڈ کے مطابق امریکی پرچم کو سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے، جس کے مطابق موجودہ یا سابق صدر کی موت کے بعد 30 دن تک پرچم کو آدھا جھکانا لازمی ہوتا ہے۔ اس کوڈ کے مطابق امریکی پرچم 28 جنوری تک سرنگوں رہے گا، جبکہ 20 جنوری کو ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کے طور پر حلف لیں گے۔ خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔